अस्सलामुअलैकुम। दिन भर की खबरों, उन पर किए गए तज्जियों और तबसरों के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं फैजान इकबाल। सबसे पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। लंदन में अहम मुलाकातें, पंजाब में तब्दीली की बातें। सदर अलवी इमरान खान की साजिश बयानिए के कायल नहीं। ऑडियो लीक्स पर अदालत जाने का फैसला, क्या ना घबराने वाले का मशवरा देने वाले अब खुद घबराने लगे। नाजरीन, अब आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं कि लंदन के एवन फील्ड अपार्टमेंट में बड़ी अहम नोयत की मुलाकातें की जा रही हैं, बड़ी अहम नोयत के फैसले भी किए जा रहे हैं अपार्टमेंट में। आपको बताया कि गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा अलीम खान और ओन चौधरी ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मुलाकात की और इस मुलाकात में बड़े अहम फैसले भी किए गए। अब सियासत का रुख किस तरफ जा रहा है, कौन कौन सी अहम तब्दीलियां मुतवक्के हैं, ये भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। और आपको बताया कि सहाफ़ियों के पंजाब में तब्दीली के हवाले से पूछे गए सवाल पर भी अलीम खान ने लंदन के मौसम का जिक्र छेड़ दिया, सवाल का जवाब नहीं दिया और मरियम नवाज ने सवाल ही टाल दिया। नाजरीन, अलबत्ता लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने दावा किया है कि आइंदा पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी, जबकि वफाकी वजीर राना तनवीर की जानिब से कहा गया कि आइंदा माह ही नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे और ये इंदिया भी दे दिया गया उनकी जानिब से। क्या तेजी के साथ बदलता सियासी मंजरनामा हवाओं का मुकम्मल तौर पर रुख बदल देगा और आने वाले वक्त में क्या तब्दीलियां मुतवक्के होंगी? अलीम खान लंदन में किस मौसम के खुशगवार होने की बात कर रहे थे। जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने सवाल ही टाल दिया और कहा कि मौसम खुशगवार है। आखिर ये किस तरफ इशारा जा रहा है? क्या पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के लिए संजीदा कोशिशें की जा रही हैं एवन फील्ड अपार्टमेंट में? क्या नवाज शरीफ की आमद से कबल पंजाब हुकूमत का ठहर जाएगा? इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राना मुबशिर, जो कि सीनियर तज्जियाकार है, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज अलीम खान साहब ने ये कहा है कि मौसम बहुत खुशगवार होने वाला है। ये कौन सा मौसम है जिसके खुशगवार होने की वो निशानदेही कर रहे हैं? क्या उन्हें कोई ग्रीन सिग्नल मिला इस हवाले से? सिर्फ लंदन का मौसम ही खुशगवार नहीं है, अब पाकिस्तान में भी मौसम बदल रहा है। पाकिस्तान का मौसम भी काफी खुशगवार होना शुरू हो गया है, स्पेशली इस्लामाबाद में। और आप लाहौर का मौसम भी देखें, शाम को काफी वहाँ पे ठंडक होना शुरू हो गई है। सो वो ठीक है, यहाँ पे हालात चेंज हो रहे हैं और मौसम भी बदल रहा है और खुशगवार मौसम आ रहा है। आपने मैंने भी अभी सुना, आप कह रहे थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वापस आना जो है वो पंजाब की हुकूमत से जुड़ा हुआ है। जब पंजाब की हुकूमत उनकी बन जाएगी, जिसकी वो सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं और जिसमें जो मौसम के हालात का भी बार बार जिक्र किया जा रहा है, वो हालात जब चेंज होंगे या होने वाले होंगे, उस वक्त मियां नवाज शरीफ यहाँ पे आना पसंद करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। मैं अभी मेरी लंदन में बात हुई है, उनके करीबी जो उनके दोस्त हैं, दोस्त अहबाब है, उनसे, और उनका कहना यह है कि राना मुबशिर साहब, ये बताइएगा कि नून लीग के पास ऑप्शंस क्या है? क्या अब पंजाब में गवर्नर राज की राह हमवार की जाएगी या दोबारा से एक दफा पंजाब असेंबली में एतमाद का वोट लेना पड़ेगा परवेज इलाही को? क्योंकि इतलात ये भी आ रही हैं कि जिन 10 अरकान की बेस पे पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई है, काफ लीग के अरकान, उनमें से भी कुछ जो है वो चौधरी शुजात के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और वहां पर अपना जो है वो इंटरेस्ट भी शो किया जा रहा है। तो क्या समझते हैं कि गवर्नर राज की ऑप्शन है या दोबारा से एक दफा टफ टाइम दिया जाएगा परवेज इलाही साहब को? देखें, गवर्नर राज की अगर बात की जाए ना, तो आफ्टर 18th अमेंडमेंट गवर्नर राज के जो चांसेस है ना बहुत ब्लीक है, बहुत कम है। सो उसको गवर्नर राज जो है वो किसी वक्त भी स्ट्राइक ऑफ हो सकता है। आप कितनी देर के लिए गवर्नर राज लगा लेंगे आप? सो वो गवर्नर राज के ऑप्शन बड़े लिमिटेड है, उस पर मेरे ख्याल में बहस नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है कि इजलास बुलाएं, पंजाब असेंबली का इजलास बुलाएं, और ये जो 10 लोग जिन पे क्वेश्चन मार्क उठा हुआ है, इन पे अगर आप बात करना चाहें तो इजलास बुला लें, समझ आ जाएगी आपको। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि उनमें से चौधरी शुजात साहब के साथ तो जितने लोग मिले हैं या नहीं मिले हैं, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि उनमें से 7 लोगों की उनके साथ मुलाकात हुई है चौधरी शुजात के साथ। इसके अलावा जितने लोग हैं
उसके अलावा जितने लोग हैं 3 रह गए, 4 रह गए पीछे 10 में से, तो आप इजलास बुला लें। बिल्कुल सही। जो भी परवेज इलाही साहब को चाहिए इजलास बुलाएं, समझ आ जाएगी बात कि वो लोग उनके साथ हैं या नहीं है। अब एक और सूरत भी हो सकती है ना कि परवेज इलाही साहब इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेंगे चीफ मिनिस्टरशिप। बिल्कुल सही। वो ये नहीं हो सकता कि प्लेट पे रख के कहें जी ठीक है चीफ मिनिस्टर किसी और को बढ़ा दो। इट्स नॉट दैट इजी। पता है, अब उसमें चीफ मिनिस्टरशिप का ऑफिस होल्ड करते हुए, चीफ मिनिस्टर रहते हुए, वो उसमें से कोई रास्ता अगर निकाल लें। अच्छा राना मुबश्शिर साहब, एक और बात भी है जिसकी निशानदेही मरियम नवाज ने भी की और वजीर आज़म ने भी, कि वो बार बार ये कहते हैं कि नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे। लेकिन क्या वजह है कि अगर उन्हें वतन वापस ही आना है तो पंजाब हुकूमत का क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो वो फेस कर सकते हैं? क्या उनको दोबारा से गिरफ्तारी का डर है जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि पहले उनकी ग्राउंड बनाई जाए तब उनको वापस बुलाया जाए? देखिए, मैंने अभी आपसे जिक्र किया, ब्रेक पे जा रहे थे आप, लाइव कट की तरफ जा रहे थे, मैंने बहुत बड़ी बात आपसे शेयर की और वो ये है कि जब पंजाब की हुकूमत उनकी फेवर में हो जाएगी या उनकी अपनी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे मियां नवाज शरीफ के, यानी कि मुस्लिम लीग नून के, तो फिर उनका आना यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। इस वक्त सिचुएशन ये है, इस वक्त जो ये भी बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, इसको आप यू कैन नॉट जस्ट थ्रो इट अवे। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि अभी भी नून लीग के और वो लोग जो इस वक्त कॉरिडोर्स ऑफ पावर में बैठे हुए हैं जो मैटर करते हैं, उनके दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है अभी तक वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो मियां नवाज शरीफ साहब आज से 3 हफ्ता पहले भी अगर आने की बात कर रहे थे, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, वहाँ पे यहाँ से उनको कोई पॉजिटिव सिग्नल पाकिस्तान से नहीं मिला। तो पॉजिटिव सिग्नल इसलिए नहीं मिला। सर, अब जो ये बड़ी अहम नौयत की मीटिंग्स हो रही है लंदन में, अब जो मीटिंग्स हो रही है लंदन में बड़ी अहम नौयत की, ये तो बिल्कुल इंडिकेशन है कि जैसे कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है पंजाब में। तो अभी आपको क्या लगता है कि मुस्लिम लीग नून क्या स्ट्रैटेजी बनाएगी, क्या प्लानिंग बनाएगी कि एक बहुत बड़ी तब्दीली सामने आ सके? देखें, स्ट्रेटजी तो बिहाइंड द सीन बन रही है और ऑलमोस्ट बन चुकी है, ठीक है। सो मैं आपसे यही बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि देखें, जब पंजाब की हुकूमत मुस्लिम लीग नून की झोली में आके गिरने के लिए तैयार होगी या हो चुकी होगी, उनकी झोली में गिर चुकी होगी, फिर मियां नवाज शरीफ आना पसंद करेंगे पाकिस्तान में। और वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि बिटवीन मियां नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून और उन लोगों के दरमियान है जो यहाँ पे कस्ता धरता है, जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में बैठे हैं। वफाकी वजीर राना तनवीर ने तो ये इंडिया दे दिया है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं आइंदा माह। राना तनवीर साहब जो है आइंदा माह की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये 2-3 हफ्ते की बात है। ठीक है, ये 2-3 हफ्ते की बात है। आपके ख्याल में महीने से भी पहले वो पाकिस्तान मौजूद होंगे? वो वहां पे ट्रस्ट डेफिसिट जो होगा ना बिटवीन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून, वो ट्रस्ट डेफिसिट जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है, सर असल में वजह ये है कि हम ये पूछना चाहता हूं कि नवाज शरीफ की वापसी ही पाकिस्तान की सियासत का महवर क्यों बन चुकी है इस वक्त? क्यों जरूरी है उनकी वापसी? देखें, एक लीडर रहे हैं, 30-35 साल रहे हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते मुस्लिम लीग नून को, और इतने बड़े लीडर रहे वो उनको इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो आप उसको उनकी मियां नवाज शरीफ हो या मुस्लिम लीग नून हो, दैट इज अ रियलिटी। तो उनके वापस आने की वजह ये भी हो सकती है कि क्या अब उनको लग रहा है कि नून लीग का बयानिया भी उतना ही मकबूल हो रहा है जितना पहले इमरान खान साहब का था, क्योंकि ऑडियो लीक्स का मामला भी हमने देखा और अब कुछ बयानात भी पीटीआई के रहनुमाओं के हमने तजाद आ रहे हैं सामने। तो क्या समझते हैं कि अब उनकी वापसी क्यों इस तरह से बताई जा रही है कि चंद दिनों में आएंगे, 1 माह में आएंगे? क्या उनको लगता है कि उनका बयानिया अब स्ट्रांग हो चुका है, अब उनको अवाम में वापस आ जाना चाहिए? देखें, जो पीटीआई है, पीटीआई का जो मसले मसाइल थे या जिस तरीके से पीटीआई उठ रही थी जलसे जुलूसों में, या पीटीआई का बयानिया जो बिक रहा था, मैं बार बार पिछले तकरीबन 1.5 माह से कह रहा हूँ कि उसको स्ट्रेच करना, उसको बरकरार रखना बहुत मुश्किल काम है। और वो मुश्किल काम जो है अभी वो सारे एग्जॉस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, पीटीआई वाले और पीटीआई के सपोर्टर्स भी
ठीक तो है। वो एग्जॉस्ट होते हुए नजर आ सर रहे हैं। आपने आप इतने सर आपने भी जल्दी बात की कि करेंगे तो exhaust सर होते हैं। आपने बात की कि जब पंजाब में उनकी ग्राउंड बन जाएगी तो वापस आ जाएंगे मियां नवाज शरीफ। आपको नहीं लगता ग्राउंड बन चुकी है? मरियम नवाज पे जो भी रेफरेंसेस आयद किए गए थे, तमाम केसेस उन पे ख़त्म हो गए, फिर इसहाक डार वापस आ गए, फिर उसके बाद जो ये अहम नौयत की तब्दीलियाँ थी ये तो आ चुकी हैं। आई गेस ग्राउंड तो उनके लिए बन गई है। तो अब मियां नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं तो ये कितना पॉजिटिव हमारी मईशत के लिए होगा, पाकिस्तान के लिए होगा, और किस तरह से पाकिस्तानी अवाम इसको कबूल करेगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस चीज़ को कबूल करेगी कि मियां नवाज शरीफ पे इतने केसेस थे और वो बाहर चले गए, लंदन चले गए, और अभी पाकिस्तानी अवाम के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा अगर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाते हैं? अवाम जो है जी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपको ऑनेस्टली बताऊं। हाँ। अवाम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी, अवाम इस चीज को बाय नहीं करेगी कि मियां नवाज शरीफ वापस आ गए। अवाम को नजर आ रहा है कि मरियम बीबी जा नहीं सकती थी, मरियम बीबी चली गई वहां पे। पासपोर्ट भी अवाम मिल को नजर आ रहा है कि जनाब केसेस जो बने हुए थे इन मुस्लिम लीग नून के लोगों पर, और जिस दिन उन पे फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन जनाब उनको जनाब यहाँ पे कॉरिडोर ऑफ पावर में बिठा दिया जाता है। तो अवाम को ये सारी चीजें नजर आ रही है, अवाम इस चीज को बाय नहीं करेंगे। और 5 महीने में जो अवाम के साथ हशर हुआ है इस हुकूमत ने जो किया है, अवाम उसको नहीं भूल सकती। लेकिन द पॉइंट इज कि मियां नवाज शरीफ एक रियलिटी है, मियां नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून एक रियलिटी है, उसको जैसे पीटीआई एक रियलिटी है, इमरान खान जैसे एक रियलिटी बन गया है, तो वो एक रियलिटी है। ये लोग इसको खत्म नहीं किया जा सकता। सवाल ये बनता है कि जनाब इलेक्शन इमरान खान कर रहा है और वो जनाब दूसरे पीडीएम वाले कह रहे हैं इलेक्शन अब 2023 अगस्त से पहले नहीं कराएंगे या 1-2 महीने पहले करा देंगे। इलेक्शन के बाद क्या होगा, ये सवाल है। इलेक्शन के बाद किसी के पास भी कोई हल नहीं है। ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसी भी हुकूमत किसी की भी आ जाए, उसके पास कोई हल नहीं है कि वो पाकिस्तान को या पाकिस्तान की पब्लिक इंटरेस्ट का किसी के पास कोई हल नहीं है। बिल्कुल सही फरमाया आपने सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना है। इंशाल्लाह फिर आपसे बातचीत करेंगे। तो नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि बात यही है कि अगर हमने नून लीग को देखें तो वो बज़िद हैं कि हमने अपना दौर पूरा करना है, अपना ड्यूरेशन पूरा करना है, जबकि पीटीआई बार बार यही जोर लगा रही है कि इलेक्शन की तारीख दी जाए। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि अगर इलेक्शन की तारीख आ भी जाती है तो क्या पीटीआई के पास कोई स्ट्रेटजी है, और अगर इन्होंने अपना दौरे हुकूमत पूरा करना है तो क्या इनके पास आगे फर्दर कोई स्ट्रेटजी है कि अवाम को रिलीफ मिल सके? लेकिन इन सवालों का भी कोई जवाब नहीं है हमारे पास। तो यह वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपसे बात करेंगे सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी के इंटरव्यू के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करते हैं इमरान खान की, इमरान खान के बयानिए की। इमरान खान वजारत उज़्मा से बेदखली के बाद अपने 52 जलसों में साजिश का बयानिया लापते रहे और अवामी हिमायत समेटने की कोशिश भी करते रहे। लेकिन ऑडियो लीक्स के जरिए आने वाली साइफर कहानी ने तो इमरान खान की अमरीकी साजिश का बयानिया जो है वो ज़बीबोस कर दिया है, और इस सिलसिले में इन्हें किसी ने रोका नहीं जब वो इस तरह के बयानिए जो थे वो अलापते रहे और बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स जो थे वो अपनी आके अपने जलसे और जुलूसों में देते रहे और आवाम को मिसगाइड करते रहे। लेकिन इमरान खान वजारत उज़्मा से निकलने के बाद ऐसे बयानिए क्यों इस्तेमाल करते रहे, इन तमाम तर चीज़ों पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी देखिए कि उनके सदर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान के न्यूट्रल होने, फौज को न्यूट्रल होने की बात की है। तो नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल आपने देखी। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अमजद खान न्याजी, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। अमजद खान न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। यकीनन आपने भी सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी का इंटरव्यू तो सुना होगा, तो क्या लगता है कि इमरान खान साहब के साथ जितने भी पुराने साथी अटैच थे, अब आहिस्ता आहिस्ता ये नजर आ रहा है कि सारे 1 बाय 1 रूठते चले जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ये जो बैरूनी साजिश का बयानिया था, मैं इसके हक में नहीं हूं। किस तरह से देखते हैं इस बयान को? आज आपने सदर मुमलिका साहब का प्रेस रिलीज नहीं देखा। उन्होंने कहा है कि मेरे बयानात को तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। जो उन्होंने कहा है कि मैंने पहले ही कहा है कि मुझे शक है, इस पे शक व शुबहात है, और जिसके लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट को ये लेटर ऑलरेडी साइफर के ऊपर भेज दिया था कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। दूसरा, आपके इल्म में होना चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपना हेड ऑफ स्टेट है, वो सबको मशवरा देंगे। बिल्कुल वो इस वक्त पार्टी के साथ उनका और रिश्ता था, लेकिन अब वो हेड ऑफ स्टेट है। हेड ऑफ स्टेट की
निस्बत से उन्होंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये फैसला इमरान खान साहब और पार्टी ने करना है कि उन्होंने असेंबली के अंदर रहना है या असेंबली के अंदर नहीं रहना। ये इमरान साहब का इस्तेकाक है, प्रिविलेज है और पार्टी का। सर ये बात आपकी बिल्कुल बजा है, उन्हीं का ही फैसला है, लेकिन हमने देखना तो ये है कि आप तो अब ऑपोजिशन में नहीं बैठे, तो क्या अब आप ऑपोजिशन में नहीं बैठे तो बड़े बड़े जो मामला थे, चेयरमैन नैब की तकरीरी का मामला था या इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है उनकी तकरीरी का मामला हो या आगे कोई भी मामला हो, तो जब आप ऑपोजिशन में एग्जिस्ट नहीं करते तो मुशावरत फिर किससे की जाए? एथिकली बात बिल्कुल सही है, मैं आपके साथ इस बात पे एग्री करता हूं, लेकिन मसला ये है कि जो उन्होंने पहले बयान दिया कि बैरूनी साजिश का जो बयानिया था, जो इमरान खान साहब 52 जलसों में एक ही बयानिया लाते रहे, उस पे तो उन्होंने कह दिया कि मैं उसके हक में नहीं हूं। इसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे आप? नहीं, उन्होंने बिल्कुल इसमें वजाहत की है कि साजिश का जो लफ्ज यूज हुआ है और जो मेरे शुक्र शुबात थे, तो मैंने पहले कह दिया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ऑलरेडी इसके ऊपर लिखा है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि इसके ऊपर, हम भी तो यही कह रहे हैं, हमारा भी वही मौकफ है कि सुप्रीम कोर्ट इसके लेकिन ऊपर इमरान खान तो कहते रहे कि साजिश हुई है और सदर अलवी ने भी यही कहा है कि साजिश बयानिए को वो साजिश बयानिए के कायल नहीं है इस बयानिए के। तो एक तरफ उन्होंने कहा इस मामले की तहकीकात भी चाहते हैं, तो फिर ये दोहरा मयार क्यों? एक तरफ तो उन्होंने कहा है कि मैं इसका कायल नहीं हूँ इस बयानिए का। देखिए, मैंने पहले कहा है कि आप प्रेस रिलीज आज देख लें, उसमें आपको वजाहत आ गई है सदर मुमलिकत साहब की। ठीक है, कि उसमें आपको सारी वो जो वजाहत आई है उसमें उन्होंने वो जो तीसरा बयान दिया है फ्रस्ट्रेशन के हवाले से कि इमरान खान साहब जब इक्तदार खो चुके हैं तो आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, उसकी वजाहत है कि उन्होंने जेनेरिकली बात की। हम उस बात को डिस्कस ही नहीं कर रहे, हमारा सवाल तो सिर्फ ये है कि ये तजाद आया क्यों है कि एक सदर मुमलिकत है जो पूरे पाकिस्तान के सदर हैं, बिलाशुबा वो तहरीक इंसाफ के पुराने साथी भी हैं, पुराने कारकुन हैं तहरीक इंसाफ के, लेकिन पूरे पाकिस्तान के सदर हैं, तो उनको इस तरह का तजादकुन बयान देने की क्या जरूरत थी? क्या कोई दबाव था या कोई सियासी प्रेशर था जिसकी वजह से उनको ये देना पड़ा? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो दबाव से मैं समझता हूँ बाहर होते हैं, उनका एक अपना स्ट्रेचर होता है और आपको मालूम होना चाहिए कि हर एक बयान को जो है वो उसके कंटेंट से देखा जाता है। बेसिकली मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि सदर मुमलिकत ने जो कुछ कहा उनके कॉन्टेक्ट से हट के चीजें जो है वो प्रमोट हो रही है, मीडिया के अंदर रिपोर्ट की गई हैं, या उनके इंटरव्यू को जो है वो मिस कैलकुलेट किया जा रहा है, जिसके ऊपर उन्होंने आज अपनी एक ब्रीफ प्रेस रिलीज जो है जारी की है कि उन्होंने कहा कि चूंकि बहसियत सदर मुमलिकत मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो उसके कंटेंट में मैंने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन उसको नेगेटिव तौर पे पोर्ट्रे किया गया है। सही। अच्छा सर, एक और चीज बताइएगा कि चले हम ये आपकी बात मान लेते हैं जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उन्होंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात की, लेकिन मसला यह है कि जो उन्होंने मशवरा भी कहा है कि करनी चाहिए आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर मुशावरत कर लेना, तो इससे तो एक और भी चीज वाजे होती है, क्या तहरीक इंसाफ आप पछता रही है अपोजिशन में ना बैठकर कि अब आपका जो भी मामला आता है आप उस पर कहते हैं मुशावरत कर ली जाए तो बेहतर है? मुशावरत तो तब की जाए अगर आप अपोजिशन में बैठते, आप तो असेंबली छोड़कर चले गए, अब मुशावरत किस तरह से की जाए, किससे मुशावरत की जाए? एथिकली ये बात ठीक है, लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी क्लैरिटी ये करना चाहता हूं, आवाम भी ये चाहती है, तो अगर आपको मुशावरत ही चाहिए थी तो अपोजिशन क्यों छोड़ी? पहली बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह न इमरान खान को, न पार्टी को, न हमें कोई पछतावा नहीं है। बिल्कुल सही। जहां असेंबली के अंदर मूरे बैठ जाए ना, मूरों का बेशक बेहतर तर्जमा आपको समझ आ जाएगा, तो यकीनन वहां पे आज भी पूरी पाकिस्तानी कौम जब इमरान खान को ही अपना निजात दहिंदा समझे, इमरान खान ही की तरफ देखे, तो वहां पे मूरों की हैसियत बाकी नहीं रहती। तो यकीनन इमरान खान को अगर मशावरत के अमल से बाहर रखा जाता है तो ये मुनासिब नहीं होगा।
ठीक है सर, आपने बात की है कि असेंबलियाँ छोड़ने पर कोई पछतावा नहीं है किसी किस्म का। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़्यादा मुश्किलात आगे आ सकती, इस तरह से ऑडियो लीक्स हुई, इमरान खान साहब एक बयानिया पेश करते रहे और तमाम अवाम उस बयानिया को मानते भी रहे कि शायद कोई साजिश वाकई में हुई है, लेकिन वो जो ऑडियो लीक्स हुई उसमें बिल्कुल कुछ अलग ही गुफ्तगू थी। अब आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने क्या चैलेंजेस है, क्या मुश्किलात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेस करनी पड़ सकती हैं? तो क्या उस जो ऑडियो लीक्स हुई है तो उनमें कहाँ पे कहा गया है कि साइफर नहीं आया? साइफर तो आया है। अभी तो हमने पार्टी शुरू ही नहीं की, हमने उस पे खेला ही नहीं है। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल इमरान खान साहब ने सर अभी खेला नहीं, 52 जलसे कर दिए आपने एक ही बयानिए पे और आप कह रहे हैं हमने भी खेला नहीं है। मैं बात आपकी बात मेरा बात सुने ना, आप खुद सोचे कि 52 जलसे अवाम की मोहब्बत है इमरान खान के साथ, वो डे वन से है। अच्छा, वो सर एक और चीज पे निशानदेही कीजिएगा कि आप चाहते हैं कि अगर एक कमीशन बना दिया जाए, इस मामले को फाइनली कंक्लूड ही कर दिया जाए, हकायक अवाम के सामने आ जाए कि वो एक तफसीली रिपोर्ट जारी करे, कमीशन इस पे इंक्वायरी करे, आप इस हक में हैं? मैंने तो पहले कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर, हम तो ऑलरेडी प्रेसिडेंट साहब ने भी यही बात की, हम भी यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बनाए और इसकी तहकीकात करे कि इस साइफर के नतीजे में जो गवर्नमेंट वजूद में आई और उससे जो लोग मुस्तफीद हुए और जिनको NROs मिले, तो उनके खिलाफ बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। सर आखिर में बात कंक्लूड करेंगे, ये बताइएगा कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या तैयारियां हैं? लॉन्ग मार्च करना है, क्या तैयारियां आपकी, क्या जो मेन चीज़ें हैं वो आप लोग फोकस कर रहे हैं कि हमें यही चीज़ें लॉन्ग मार्च में करनी है और कोई भी माजी की गलती नहीं दोहरानी आगे? और सर शॉर्टली ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि ये लॉन्ग मार्च क्या लास्ट ऑप्शन है तहरीक इंसाफ के पास, या इसके अलावा भी कोई हिकमत अमली है आपके पास? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान के साथ बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है। और ये गवर्नमेंट की जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट की जो सोच होगी, कहाँ वो उनकी सोच खत्म होती है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हम आगे की प्लानिंग बिल्कुल सोच रखी है कि हमने करना क्या है। और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये लॉन्ग मार्च एक ऐसा लॉन्ग मार्च होगा जिसको आप सोचे ये सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए है। बिल्कुल सही। ठीक है, पाकिस्तान की बका के लिए ये लॉन्ग मार्च। सही। अमजद खान नियाज़ी साहब, आपने तफसीलन बातचीत की, आपका बहुत शुक्रिया। तो ना ये है कि साइफर के मामले पर हम देखते हैं रोज नए बयान आते हैं सामने, तो मेरे ख्याल से अगर हम एक कमीशन बना लें, जिस तरह से अमजद खान नियाज़ी साहब ने भी इस पर इतफाक किया है कि कमीशन बन जाना चाहिए, वो इंक्वायरी करे और तफसीली रिपोर्ट दे ताकि ये मामला कंक्लूड हो सके कि बेसिकली कहानी है क्या, हकायक अवाम के सामने आ जाए ताकि क्लैरिटी हो सके। तो इंशाल्लाह यहाँ पर ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपसे मजीद खबरें शामिल करेंगे। स्टे विद अस। नाजरीन, 22 सितंबर से शुरू होने वाला 22 रुपए की कदर संभलने का सिलसिला आज भी जारी रहा। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपया 17 पैसे मजीद सस्ता होकर 216 रुपए 80 पैसे का हो चुका है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 219 रुपए तक फरोख्त हुआ। 19 रोज में डॉलर की कीमत में तकरीबन 23 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दिन के मुख्तलिफ औकातकार में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा और 53 पॉइंट समथिंग रहा। और आगे आपको मजीद भी बता रहे हैं कि वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार IMF और वर्ल्ड बैंक के हवाले से भी आपको बताएं कि आज अमरीका रवाना हो चुके हैं और रवानगी से कबल वजीर खजाना ने पाकिस्तान की जानिब से IMF पर प्रोग्राम को तमाम शराइत के साथ बाइज्जत तरीके से मुकम्मल करने और बॉन्ड होल्डर्स और पेरिस क्लब के कर्ज दहिंदगान को वक्त पर अदायगी करने का अज़्म का इरादा भी किया। और आपको ये भी बताया कि सेगमेंट के आखिर में आपको बताएं कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीनिया जॉर्जिवा की आलमी कसाद बाजारी के हवाले से दी गई वार्निंग पर बात भी करेंगे। तो नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कैस असलम, माहिर मुआशियात हैं, मेशत पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हमारे वजीर खारजा आज अमेरिका रवाना हो चुके हैं स्टेट बैंक का जो वर्ल्ड बैंक का इजलास है उसमें शिरकत करने के लिए। इस रवानगी को किस तरह से देखते हैं और किन चीज़ों को निगोशिएट किया जाएगा? उन्होंने दावा किया है कि वो IMF के साथ चीज़ें निगोशिएट करेंगे, तो क्या समझते हैं कि पहली वाली शराइत को ही रिटेन करेंगे या उनमें कोई ना कोई अप्स एंड डाउन्स आएंगे? देखें, ये मीटिंग जो है ये वर्ल्ड बैंक की है, तो हमें वर्ल्ड बैंक के कर्जे चाहिए, हमें इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स चाहिए और लॉन्ग टर्म लोन्स जो वर्ल्ड बैंक नेगोशिएट जो होगा वो ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और ये जो
फ्लड से जो तबाही है उस पर नेगोशिएट होगा, बल्कि मुख्तलिफ किस्म के इन्वेस्टमेंट्स भी जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे और बिजली पे भी होंगे। जो बात आपने पूछी है IMF के साथ, मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत ने जिन शराइत पे वो कर लिया हुआ है एग्रीमेंट, उसमें बहुत कम गुंजाइश है री नेगोशिएट करने की। ठीक है, ये मानेंगे कि जी हम चीजें पूरी करेंगे, मगर फ्लड की वजह से हमें कुछ रिस्पाइट दें कि ताकि हम अपने जो है इश्यूज को सॉल्व कर दें। वो रिस्पाइट मिलेगी इनको ठीक है। IMF की तरफ से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ पर भी आपकी राय लेना चाहूँगा। जिस तरह हमने कल देखा कि शरह सूद को जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी में 15% तक ही बरकरार रखा गया है, तो कहा यह जा रहा था कि मैशत के लिए तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर हम ताजर की, आम आदमी की बात करें तो उसके लिए तो इसमें कोई ऐसा रिलीफ नज़र नहीं आता। अगर वो कारोबार के लिए लोन ले भी लेता है तो 15% शरह सूद मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। क्या आपको लगता है कि जो हमारे वज़ीर ख़जाना है इसहाक डार साहब, दावे तो वो बहुत बड़े कर रहे हैं, लेकिन शरह सूद को भी कम करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी लाएंगे सामने? देखें, बात यह है कि ये 15% बैंक रेट है, इसके बाद इंटर बैंक रेट है और उसके बाद सारा सूद कहीं 33% पे जाती है। इस जो है इंटरेस्ट रेट पे सेविंग तो हो सकती है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। इनका ख्याल है कि क्योंकि अमेरिका में 3% है इंटरेस्ट रेट या बैंक रेट, तो वहां से पैसा यहाँ आएगा, जो आना तो चाहिए, शायद नहीं आएगा, या कोई बॉन्ड्स जो बेचेंगे उस पे आएगा, मगर इकोनॉमी के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ना आपकी कीमतें नीचे जाएंगी, ना ही इन्वेस्टमेंट होगी, और फिर सेविंग के लिए भी अब गुंजाइश नहीं है। जब आप डॉलर को नीचे ला रहे हैं तो फिर सेविंग नहीं हो सकती। सो मेरा ख्याल है कि सिंगल डिजिट पे आना चाहिए, 8 या 9% पे ये बैंक रेट आना चाहिए ताकि इकोनॉमी चल सके। ठीक सर, मुआशी मुश्किलात का शिकार है पाकिस्तानी इकॉनमी, जो है वो ऑलरेडी खतरे में है। ऐसे में का मुस्तहकम होना, 19वां सेशन है, रुपया मुस्तहकम हुआ है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? क्या मुल्क की मईशत की समत जो है वो बेहतर हो रही है? देखें, दोनों रुपए का ऊपर जाना या नीचे जाना के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। जब डॉलर ऊपर जा रहा था तो आपकी एक्सपोर्ट सस्ती हो रही थी और इम्पोर्ट्स महंगी हो रही थी, और इन्वेस्टमेंट आ सकती थी जो नहीं आई। जब अब डॉलर सस्ता हो रहा है, रुपया ऊपर जा रहा है, तो आपकी एक्सपोर्ट्स महंगी हो रही हैं और आपकी इंपोर्ट सस्ती हो रही हैं। तो एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट आएंगे, और दूसरा यह है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो पहले नहीं आई, तो अब जरा ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। जहाँ आसानी आएगी वो ये है कि जो कर्जे आपने रुपयों में देने हैं वो कम होंगे रुपयों में, हालांकि डॉलर में वो वही रहेंगे, पर ये डॉलर के नीचे आने से आपको कम रुपए देने पड़ेंगे उस कर्जे को वापस करने के लिए। अच्छा सर, हम अब ब्रेक पे जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपसे शॉर्टली कमेंट लेना चाहूंगा कि वज़ीर ख़ज़ाना बहुत दफा दावे कर चुके हैं कि मेरे पास 25 साल का तजुर्बा है IMF को डील करने का। क्या आपको लगता है कि वो IMF के साथ जो भी निगोशिएशन करेंगे उसका फायदा पाकिस्तान की मैशत को पहुंचेगा? देखें, बात यह है कि जो IMF की हेड ने खुद ही कह दिया है कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो 18 ट्रिलियन से नीचे आ रही है, 4 ट्रिलियन सॉरी, तो उनके पास भी कोई इतने पैसे नहीं है। वो जोर लगाएंगे कि आप टैक्स ज्यादा करें, वो जोर लगाएंगे कि आप अपने जो है लेवीज ज्यादा करें, आप अपने बिजली के बिलों पे से टैक्स लें, और उस पे उन्होंने नेगोशिएट नहीं करना। आई डोंट नो फिर आप कौन सी रिस्पाइट। इसका मतलब है कि अवाम पर मजीद अभी महंगाई का बोझ पड़ सकता है डिफरेंट टैक्सेस की सूरत पे। के नीचे आने से अवाम पे बोझ नहीं कम होगा, वो महंगाई रहेगी। ठीक है, अवाम पर बोझ डलता है या क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्टेट बैंक की ब्रीफिंग में भी बता दिया कि 3 आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान को मजीद $4 अरब दिए जाएंगे। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। अभी जाना हम एक शॉर्ट ब्रेक पर, आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप मज़ीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि शाहीनों का शहर सरगोदा साफ पानी की किल्लत का शिकार है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक शहर का 80% जमीनी पानी मुज़रे सेहत है। शहरियों का कहना है कि घरों में आने वाला ये सप्लाई का आलूदा पानी बीमारियां फैलाने का भी सबब बन रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से, शेख उस्मान। जी उस्मान, बताइएगा शहरियों को किन तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है यहाँ पर?
जी बिल्कुल, सरगोदा शहर की अगर हम बात करें तो सरगोदा शहर में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो साफ़ पीने का पानी जो है वो मसला बन चुका हुआ है। सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक सरगोदा का 80% से ज़्यादा जो ज़मीनी पानी है वो मुज़र सेहत हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला भी हो रहे हैं। और शहरी जो मजबूरन तौर के ऊपर जो नहर किनारे लगे नलके हैं वहाँ से पानी भर कर ले जाने में मसरूफ़ हैं, यहाँ इसके अलावा जो है वो कहने ख़रीद कर जो है नहरी पानी वो पीने पर मजबूर है। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत की तरफ से जो बनाएगी वाटर सप्लाई है वो भी गंदगी के ढेर वहाँ पर लगे हुए हैं और गंदा पानी उसमें से आता है और शहरी जो है अमूमन वो गंदा पानी पीने पर मजबूर है, जो कि मुजरे सेहत है। आपको बताएं कि शाह शहर है सरगोदा, और सरगोदा में साफ पानी की किल्लत का सामना है शहरियों को। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक शहर का 80% ज़मीनी पानी जो है वो मुजरे सेहत है। बहुत बड़ा इंकशाफ है। अगर देखा जाए शहरियों को अगर उनकी बेसिक नीड्स नहीं दी जाएंगी तो शहरी किस तरह से सरवाइव करेंगे? पानी, साफ खुराक और इस तरह से उनकी जो रहने सहने का तरीकाकार जो है वो इस तरह से डैमेज होगा, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है इंतजामिया पर, खास तौर पे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या कर रही है ऐसे में। और आपको बताएं कि जब शहरियों से बात की गई तो शहरियों ने कहा कि इस तमाम तर चीजें गवर्नमेंट की बनाई हुई है, गवर्नमेंट इसका नोटिस नहीं लेती। तो क्या ये बहुत छोटे मसले हैं, इनको देखा नहीं जाता और शहरियों को गंदा पानी पिलाया जाता है और इसका कोई नोटिस नहीं लिया जाता? तारिक बरोया जो थे वो हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन उन्होंने बात करने से शायद इनकार कर दिया, या वो बात करना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते कि आखिर वो क्यों इस मसले को सॉर्ट आउट नहीं करना चाह रहे। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि सरगोदा जो बहुत सारी अहमियत का हामिल शहर पाकिस्तान का, और वहां पर 80% लोग मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं, और शहरी बिलक बिलक कर कह रहे हैं कि ये पानी बहुत सारी बीमारियों का मौजब बन सकता है। लेकिन अफसोस ये है कि इंतजामिया के कानून पर जरा सी भी नहीं रेंगती और इंतजामिया जरा भी हरकत में नहीं आती, यहां तक कि इंतजामिया हमें जवाब भी नहीं दे पा रही। तो ये सूरत हाल है कि इंतजामिया को होश के नाखून लेने चाहिए, और साफ पानी तो बेसिक नीड है। अगर ये पूरी नहीं होगी तो बाकी मामलात को किस तरह से हम देख सकेंगे। तो आज के दिन भर से इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपके साथ कल मुलाकात होगी नई खबरों, नए तबसरों और नए तजियों के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।